वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th की हिस्ट्री से आपके टर्म 2 के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। ये वन शॉट वीडियो है। इट मींस जितने भी आपके चैप्टर आने वाले हैं आपके सेकंड टर्म में, वो सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। आपको भटकना नहीं पड़ेगा ज़्यादा। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने एक ही दिन के अंदर सारी हिस्ट्री कर सकते हो सेकंड टर्म की, ठीक है। और आपके 40 में से 40 आने की गारंटी पक्की है अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाते हो। और अगर आपने वीडियोस को भी देखा है हमारी, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए फिर वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज सकते हैं। अपना मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपका रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मार के आप ज्वाइन हो सकते हैं। और वेबसाइट पे आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, ठीक है। तो किंग्स एंड क्रॉनिकल्स जो है आपका सेकंड टर्म के हिसाब से पहला चैप्टर है। इसके अंदर देखते हैं कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द मुगल क्रॉनिकल्स। मुगल क्रॉनिकल्स के बारे में बताना है। ये एक पूरा क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड होता है, ठीक है। जो भी इवेंट्स हिस्ट्री में ऑकर हुए होते हैं उनका पूरा एक मतलब रिकॉर्ड होता है। और इसमें क्या है कि ये एक ऐसा सोर्स है कि अगर मान लो कोई भी स्कॉलर है who wants to write about Mughal history, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। On the one side these chronicles give us information about institutions of Mughal empire, and on the other side they convey the meaning of those objectives which Mughal rulers wanted to impose on their domain। वो मतलब क्या है कि in this way these chronicles give us a glimpse that how imperial ideologies were created and disseminated, ठीक है। कैसे मुगल्स के लिए ये एक मतलब वो ये भी चाहते थे दुनिया को दिखाना इसके अंदर अपने इवेंट्स को लिखकर कि कैसे उनका पूरा मतलब उन्होंने डोमिनेट कर रखा था सभी को। और ये सब भी हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन है, राइट अ ब्रीफ कमेंट ऑन बादशाह नामा। हमें ब्रीफली हमें इसके बारे में बताना है क्या है। वंस एम्परर शाहजहां, इन्होंने बुलाया अब्दुल हामिद लाहौरी को, ठीक है। और ये लाहौरी को बुलाकर इसको रिक्वेस्ट की कि एक हिस्ट्री बना दो यार मेरी भी, जैसे कि मतलब अकबरनामा में लिखा हुआ है ना सब कुछ, वैसा ही एक मेरा भी बना दो। एज अ रिजल्ट बादशाह नामा वॉज रिटन बाय अब्दुल हामिद लाहौरी। और ये जो था भाई, ये स्टूडेंट था अबुल फजल का। ओके, अकबरनामा वाला जो अबुल फजल है उसका ये स्टूडेंट था। इट इज द ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ दीज इवेंट्स विच ऑक्योर ड्यूरिंग द रेन ऑफ एम्परर शाहजहां। तो इसमें बादशाह नामा में जितने भी इवेंट्स हुए उनके रेन के टाइम पे, यही सब इसमें लिखा गया है। इसके 3 वॉल्यूम्स हैं और हर वॉल्यूम कम से कम 10 इयर्स का पीरियड कवर करता है। और द एशियाटिक सोसाइटी वाज द फर्स्ट टू पब्लिश एडिटेड वर्जन्स ऑफ बादशाह नामा। एडिटेड वर्जन इसके कौन लाया था? एशियाटिक सोसाइटी। ओके, स्टेट एनी 2 फीचर्स ऑफ अकबरनामा। अकबरनामा क्या है कि कंपोज बाय अबुल फजल। ओके, और जितना भी अकबर का रेन था वो सब लिखा हुआ है। एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 3 बुक्स ऑफ विच द फर्स्ट 2 आर क्रॉनिकल्स एंड द थर्ड वन इज आईने अकबरी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच टेक्स्ट वाज कंक्लूडेड बाय अकबर इन 1563 एंड 1564। यहाँ पे पिलग्रिमेज टेक्स्ट को अबॉलिश किया 1563 में एंड जजिया टेक्स्ट को 1564 में अबॉलिश किया गया। ये रिलीजियस कहीं ना कहीं टेक्स्ट होते थे। इस तरीके से ये हो जाएगा इसके अंदर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड हरम? हरम का मतलब क्या होता है कि हरम इज ऑफन यूज्ड टू रेफर टू द होम वर्ल्ड ऑफ द मुगल्स, घरेलू दुनिया के बारे में। द वर्ल्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम पर्शियन विच मीन्स सेक्रेड प्लेस, काफी जो सेक्रेड कोई भी पवित्र जगह हो। द मुगल फैमिली कंसिस्टेड ऑफ द एम्परर। अब देखो मुगल फैमिली में कौन कौन था? एम्परर की वाइफ्स होती थी, कॉन्क्यूबिन्स होती थी, एंड हिज नियर एंड डिस्टेंट रिलेटिव्स होते थे, जैसे मदर्स, स्टेप मदर्स, सब मदर्स, सिस्टर्स, डॉटर्स, डॉटर इन लॉज, आंट्स, ठीक है, चिल्ड्रन, फीमेल अटेंडेंट, स्लेव्स, ये सब आता था। पॉलीगैमी होती थी भाई, ठीक है। जो रूलिंग क्लासेस में तो खासकर ज्यादा थी पॉलीगैमी। शो फॉर स्पेशल ओकेजन्स व्हेन द मुगल कोर्ट वाज डेकोरेटेड। काफी ज्यादा डेकोरेशन भी होती थी, जैसे कि एनिवर्सरीज ऑफ द एक्सेशन, ठीक है। कि जब पूरी मतलब 1 साल हो जाया करता था, एनिवर्सरी अगर आ जाती थी एक्सेशन की, तो ये मतलब सजाया जाता था। ईद के मौके पे सजाया जाता था, शबे बारात, होली। ओके, सेंटेड कैंडल्स जो हैं
वो वहां पे प्लेस की जाती थी इन डेकोरेटेड बॉक्सेस एंड कलरफुल बंडानास हैंगिंग ऑन द वॉल ऑफ द पैलेस लेफ्ट अ वंडरफुल इंप्रेशन ऑन द विजिटर्स। जो भी वहां पे जाता था बहुत ही वंडरफुल इंप्रेशन जाता था उसके ऊपर। सो द मुगल रूलर्स यूज टू सेलिब्रेट थ्री मेन फेस्टिवल्स इन द ईयर, द रूलर्स बर्थडे, ओके, अकॉर्डिंग टू सूर्य वर्षा एंड चंद्र वर्षा एंड द पर्शियन न्यू ईयर ऑन द स्प्रिंग। सो ये सब ओकेजन्स हो जाएंगे। अकबर कॉन्शियसली मेड पर्शियन द लीडिंग लैंग्वेज ऑफ द मुगल कोर्ट। अब आपको ये बताना है, सो अकबर ने यहाँ पे बताया है कि मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे कि कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्ट्स विद ईरान and in addition Iranian and Central Asian migrants seeking position at the Mughal court might have made the emperor to adopt this language। so ज़्यादातर ईरानियों का ही इन्फ्लुएंस था। so ये हो सकता है कि इसकी वजह से उन्होंने इस लैंग्वेज को अडॉप्ट किया हो। फिर है पर्शियन वॉज मेड द लैंग्वेज ऑफ एम्पायर ग्रांटिंग पावर एंड प्रेस्टीज ऑन दोज हु हैड कमांड ओवर दिस लैंग्वेज। जिसकी इस लैंग्वेज के ऊपर कमांड थी उसके पास काफी ज्यादा पावर भी होती थी। इट वॉज स्पोकन बाय द किंग, किंग बोलते थे इस भाषा को, रॉयल हाउस होल्ड, एलीट एट द कोर्ट। ठीक है, तो ये एलीट्स वगैरह की भाषा थी। पर्शियन बिकेम द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एट ऑल लेवल्स। ठीक है, सभी को इनको सीखना पड़ा इस लैंग्वेज को, जो भी क्लर्क्स वगैरह थे। इट वॉज स्पोकन बाय द किंग, द रॉयल हाउस होल्ड एंड द एलीट एट कोर्ट। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। How do you think that Kandahar remained a bone of contention between the Mughals and the Safavids? So यहाँ पे अगर हम देखेंगे the political and diplomatic relations between the Mughal kings and the neighboring countries of Iran and Turan, ये क्या है कि एक फ्रंटियर है यहाँ पे हिंदू कुश माउंटेन्स पे जो कि सेपरेट करती है अफगानिस्तान को। ठीक है, अफगानिस्तान फ्रॉम द रीजन्स ऑफ ईरान एंड सेंट्रल एशिया। सो कंधार वाज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द सफाविद्स एंड मुगल्स। इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लड़ाई होती रहती थी इसी को लेके। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एक फोर्ट्रेस टाउन था, यानी कि फोर्ट्स थे बहुत सारे इसके अंदर, और ये स्टार्टिंग में हुमायूं के पास था। फिर इसको रिकॉन्कर किया उन्होंने 1595 में। ठीक है, अकबर ने किया। And while the Safavid court retained diplomatic relations with the Mughals, it continued to stake claims to Kandahar। वो लगातार क्लेम करते रहते थे कि कंधार हमारा है। इन 1613, ठीक है, जहांगीर सेंट अ डिप्लोमेटिक एनवॉय टू द कोर्ट ऑफ शाह अब्बास। अभी शाह अब्बास कहाँ का है भाई, ये वहीं वाला है। ठीक है, सो टू प्लेड द मुगल केस फॉर रिटेनिंग कंधार बट द मिशन फेल्ड। सो इन्होंने यही कहा था कि भाई वो हमारा है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इन द विंटर ऑफ 1622 एक पर्शियन आर्मी आती है, ओके, कंधार में आती है, पूरी तरीके से घेर लेती है। मुगल जो थे वो पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं थे, इल प्रिपेयर्ड थे, वो हार गए, दे डिफीटेड। ठीक है, दे वर डिफीटेड एंड सरेंडर कर दिया उन्होंने वो पूरी सिटी को सफाविद्स को। मुगल रूलर्स efficiently assimilated heterogeneous populace with an imperial edifice support the statement। सो ये क्या है कि ऐसा बताया जाता है कि मुगल एम्पायर के अंदर हर तरीके के लोग रहते थे, डिफरेंट एथनिक एंड रिलीजियस कम्युनिटीज थी, जैसे कि हिंदूज, जैन्स, ठीक है, जोरास्ट्रियंस, मुस्लिम्स। और एम्परर ने सारे रिलीजन, सारे सेक्ट्स की नॉलेज ले रखी थी और एक तरीके से वो मीडिएटर के रूप में काम कर रहा था। अकबर एक्सेप्टेड द आइडियल ऑफ सुलह कुल, यानी कि सभी रिलीजन्स और सभी सेक्ट्स के बीच में एक मतलब हार्मोनी बनी रहे, यही था। अकबर एबोलिस्ड, ये टैक्स वगैरह का पीछे आपको मैंने बता दिया है, वो इसमें लिखा हुआ है। वन इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन पिलर ऑफ मुगल वॉज द नोबिलिटी। नोबिलिटी पे क्वेश्चन बहुत बारी आता है भाई। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ द मुगल स्टेट वॉज इट्स कॉर्प्स ऑफ ऑफिसर्स। हिस्टोरियंस कॉल्ड देम एज नोबिलिटी। नोबिलिटी कहा गया है। नोबिलिटी क्या है कि ये अलग अलग रिलीजियस ग्रुप से जो कुछ लोग होते थे उनको इसमें लिया जाता था, जैसे आज के आईएएस ऑफिसर्स होते हैं ना, वैसे ही ये काम करते थे। सो नोबिलिटी को एक गुलदस्ते की तरह बताया जाता है क्योंकि ये अलग अलग मतलब रिलीजन्स और सेक्ट से आ रहे थे। इन अकबर्स टाइम तुरानी, ईरानी, ये मतलब नोबल्स हुआ करते थे जिनका काफी सिग्निफिकेंट रोल था एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। मैनी ऑफ देम अकम्पनीड हुमायूं, सम माइग्रेटेड लेटर टू जॉइन द मुगल कोर्ट। अबुल फजल हैज डिस्क्राइब्ड इट द आइडियल ऑफ सुलह कुल। ये सुलह कुल भाई मैंने आपको पीछे बता दिया है, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, आप याद कर लेना इसको अच्छे से। ठीक है, आइडेंटिफाई द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द इंपीरियल हाउस होल्ड ऑफ द मुगल एम्पायर। सो इसमें मैंने आपको पीछे बता दिया था कौन कौन होता था इनके हाउस होल्ड में, ये भी बता दिया था कि भाई पॉलीगैमी बहुत ज्यादा वो थी भाई, ठीक है, मतलब उस टाइम पे चलती थी। और इन द मुगल हाउस होल्ड अ डिफरेंस वॉज केप्ट बिटवीन, देखो वाइफ्स जो होती थी वो रॉयल फैमिलीज से आती थी, फिर कुछ बेगम्स भी होती थी, ओके, जो कि एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज से थी,
और कुछ और भी वाइफ्स होती थी, उनको अगाहास कहा जाता था, हु वर नॉट सो नोबल बाय बर्थ, ओके, वो ज्यादा रॉयल नहीं थी। द कॉन्क्यूबिन्स, ये अगाचा भी होती थी जो कि लोवेस्ट पोजीशन पे होती थी। सो दे ऑल रिसीव्ड मंथली अलाउंस एंड गिफ्ट अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस, जैसा उनका स्टेटस था उनको मंथली कुछ पैसे और कुछ गिफ्ट वगैरह मिलते रहते थे। So the Agaha and Agacha could rise to the position of a Begum depending on the husband's will. अगर husband चाहे तो ये Agaha और Agacha बेगम भी बन सकती थी, ओके। और love and motherhood are considered here in acquiring such position for a legally wedded wives. So apart from wives, numerous male and female slaves were there. बहुत से ऐसे slaves भी होते थे मुगल हाउस होल्ड के अंदर, और अलग अलग वो टास्क करते थे, ठीक है, एंड मल्टीटास्किंग भी करते थे। मैनी मुगल क्वींस एंड प्रिंसेस लाइक नूरजहां, जहांआरा, रोशनारा enjoyed significant power and financial status, इनका काफी अच्छा था। Often elderly women of Mughal household played significant role in resolving tension among princes and kings. So ये जो elderly women होती थी उनका भी काफी रोल था। Describe briefly the expansion and consolidation of Mughal Empire under Jalaluddin Akbar. सो अकबर के बारे में अगर आप देखोगे, सो बिकेम द, ये राजा बनता है भाई 1556 में, इसका स्टार्ट होता है, ये बादशाह बनता है। ही चेक्ड द एक्सपेंशनिस्ट डिजाइंस ऑफ उज्बेक्स ऑफ तुरान एंड द सफाविद्स ऑफ ईरान। कंधार वाज अ बोन ऑफ कंटेंशन, ये पीछे हम पढ़ के आ ही चुके हैं। सो अकबर नॉट ओनली सिक्योर्ड द फ्रंटियर्स, भाई फ्रंटियर्स तो सिक्योर करी उसने, डेक्कन तक अपना और ज्यादा एक्सपेंड किया, और वहां से फिर वो लगातार कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे। अकबर ने ये जो टैक्स वगैरह अबॉलिश किए, ये पीछे बता दिया है आपको मैंने, ये याद रख लेना। फिर है इंस्ट्रक्शंस वर सेंड टू ऑफिसर्स, ठीक है, सुलह कुल को सभी को फॉलो करना ही है। इसके अलग अलग एथनिक ग्रुप से, रिलीजियस ग्रुप से जो है यहाँ पे हमारे ये क्या कहते हैं, जो मतलब सारे जो एलीट क्लास से जो है बहुत से मतलब नॉबल्स होते थे, ये भी आप बता सकते हो इसमें। डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ द एम्परर बिगेन हिज डे इन द बैल्कनी एंड एट दीवाने आम। दीवाने आम, दीवाने खास, ये दो तरीके की मीटिंग्स होती थी जो अकबर करता था अपने मिनिस्टर्स के साथ में। दीवाने आम यानी कि एक ऐसी पब्लिक मीटिंग जिसमें कोई भी आ सकता था, सभी नॉर्मल बातें होती थी। दीवाने खास में कुछ ऐसे आप अगर देखोगे तो कॉन्फिडेंशियल बातें बहुत ज़्यादा मतलब की जाती थी, कॉन्फिडेंशियल जो मैटर्स होते थे। और एक तरीके से अगर आप बैल्कनी में देखोगे, वो झरोका दर्शन करते थे आके, झरोका दर्शन यानी कि बैल्कनी की जो विंडो होती है वहां पे आके, और वो खड़े हो जाते थे और नीचे लोग उनके दर्शन के लिए खड़े रहते थे, वेटेड फॉर अ व्यू, ठीक है, ये हो जाएगा इसमें। एक्सप्लेन द रोल प्लेड बाय विमेन ऑफ द इंपीरियल हाउस होल्ड, भाई ये हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, और इसमें आप ये भी बता सकते हो कि कैसे जो मतलब गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी, हुमायूं सिस्टर थी, और अकबर की मतलब अकबर की आंट, एक तरीके से ऐसे बताया जाता है। सो गुलबदन कुड राइट फ्लुएंटली इन टर्किश एंड पर्शियन, सो हुमायूं नामा वाज रिटन बाय गुलबदन बेगम। सो काफी इंटरेस्टिंग बात है ये भी कि भाई मतलब काफी ज्यादा विमेन वगैरह भी लिख रही थी उस टाइम पे। So when Akbar appointed Abul Fazl to write a history of his rule, he requested his aunt to record his biography of earlier times under Babar and Humayun. So यहाँ पे बहुत सी हेल्प भी करी विमेंस ने हिस्ट्री लिखवाने में भी। ओके जो भी गुलबदन, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुलबदन डिड नॉट राइट प्रेजिंग द मुगल एम्परर्स बट शी डिस्क्राइब्ड इन ग्रेट डिटेल, काफी डिटेल में वो बताती है हमें। She also described the important mediating role which elderly women of the family played, ये मैंने आपको अभी पीछे बताया था। शाहजहां डॉटर्स जहांआरा एंड रोशनारा, ये भी आपको पीछे मैंने अभी बताया था। विमेन बिलोंगिंग टू मुगल हाउस होल्ड could start construction of buildings, ये भाई मतलब आप अगर देखोगे कि वो बिल्डिंग्स भी बनवाने लगी थी, जैसे कि जहांआरा ने बहुत से आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स में काम किया। यहाँ पे अगर आप देखोगे क्योंकि शाहजहानाबाद, ठीक है, और चांदनी चौक, तो ये सब आप देखोगे कि वॉज डिजाइंड बाय जहांआरा। एक्सप्लेन वाई द नोबिलिटी वॉज रिक्वायर्ड, ये देखो भाई नोबिलिटी के बारे में पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं, सो इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो आप ये नोबिलिटी वाले को देख लो अच्छे से भाई, ठीक है, नोबिलिटी वाले को देख लो, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। Describe the process of manuscript production in the Mughal court. So all books in Mughal India were manuscripts. Manuscripts हुआ करती थी, हैंड रिटन थी, किताब खाना होता था जैसे लाइब्रेरी होती है, और किताब खाना को हम लाइब्रेरी भी कह सकते हैं, यहाँ सारी कलेक्शन रखी जाती थी। सो द क्रिएशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ पीपल, बहुत से लोग इसमें शामिल होते थे। पेपर मेकर होते थे, ठीक है, और उसके बाद स्क्राइब्स होते थे, कैलिफर्स होते थे जो टेक्स्ट को कॉपी करते थे, ग्लाइडर्स होते थे जो कि पेजेस को सजाते थे, पेंटर्स होते थे, ओके, और
बुक बाइंडर्स होते थे। और इसके अलावा अगर आप देखोगे कि मतलब द फिनिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट वाज सीन एज प्रीशियस ऑब्जेक्ट, जब वो पूरी हो जाती थी तो वो काफ़ी प्रीशियस मानी जाती थी और मतलब काफ़ी इंटेलेक्चुअल वेल्थ मानी जाती थी भाई। और इट एग्जाम्पलीफाइड द पावर ऑफ इट्स पैटर्न द मुगल एम्परर टू ब्रिंग सच ब्यूटी इनटू बीइंग। ठीक है, तो ये मतलब आप मेनली इसमें यही बताना है भाई कौन कौन शामिल था। History provides accounts of diplomatic relationship and conflict of Mughals with their neighboring political powers. So सफाविद्स और मुगल्स के बारे में हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। अब ऑटोमन्स के साथ भी इनके रिलेशन काफ़ी अच्छे थे क्योंकि पिलग्रिमेज के लिए वहाँ पे जाना पड़ता था। आपको पता है कि हज यात्रा होती है, मक्का होता है, मदीना वहीं पे ही था, ऑटोमन के अंदर ही आता था उस टाइम पे। सो इनको अच्छे रिलेशन बनाने पड़ते थे। So the Mughal emperor usually combined religion and commerce by exporting valuable merchandise to Aden and Mocha, both Red Sea ports, and distributing the proceeds of the sales in charity to keepers of shrines and religious men there. वहाँ के shrines वगैरह को भी ये लोग पैसे देते थे। However, when Aurangzeb discovered cases of misappropriation of funds sent to Arabia, he favored their distribution in India, which he thought was as much a house of God as Mecca. सो औरंगजेब ने इसको थोड़ा सा भाई रुकवा दिया था, उसको कुछ गड़बड़ लगी होगी पैसों में। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। So the East India Company had recognized the zamindars' importance but wanted to control and regulate them. Explain the steps taken by them to subdue their authority in the 18th century. उनकी पावर को कम करने के लिए क्या किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। यहाँ पे आप देखोगे कि जो ट्रूप्स होते थे उनके जमींदार्स के, उनको डिसबैंड कर दिया। ओके, कस्टम ड्यूटीज जो थी, मतलब अगर आप देखो कस्टम ड्यूटीज वर एबोलिश्ड एंड द कचहरीज और जो लोकल कोर्ट होती थी जिसमें जमींदार फैसले लिया करते थे, वो कंपनी ने अपने सुपरविजन में ले लिया। द कंपनी अपॉइंटेड कलेक्टर एंड गेव पावर टू सुपरवाइज दीज कोर्ट्स। अब कलेक्टर के हाथ में पावर थी भाई कोर्ट्स वगैरह की सारी, और मतलब कलेक्टर एक अथॉरिटी बन के उभरता है यहाँ पे, सेंटर ऑफ अथॉरिटी। द पावर टू ऑर्गेनाइज लोकल जस्टिस एंड लोकल पुलिस वॉज ऑल्सो अबॉलिस्ड। जो जमींदार के पास ये पावर थी ये भी ले ली गई। The permanent settle system was also limited. The power to the zamindars to collect rent from the raiyat and manage their zamindari. So by these above steps, influence of zamindar was reduced by the company. So बहुत सी ऐसी चीजें उन्होंने करी जो मैंने आपको बताई जिससे उनका इन्फ्लुएंस कम किए, मतलब कम कर दिया गया। अब ये क्वेश्चन है, बहुत बारी पूछा जाता है अलग अलग क्वेश्चंस के रूप में। जोतदार अ पावरफुल फिगर, डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ जोतदार, जोतदार विद इन अ विलेज वाज मोर इफेक्टिव, पावर ऑफ जोतदार, ठीक है, मोर देन जमींदार्स, जोतदार्स इन इनएविटेबली बिग वीकेंड जमींदार्स इन बंगाल, या व्हाई वाज द जोतदार पावरफुल फिगर इन मैनी एरियाज ऑफ रूरल बंगाल। सो जोतदार के बारे में अगर आता है तो आपको कैसे लिखना है बता देता हूँ। सो व्हेन द जमींदार्स वन इन क्राइसिस, जमींदार जो लोग थे वो मुश्किलों में थे। इन द 18th सेंचुरी अ ग्रुप ऑफ रिच पीजेंट्स, जो अमीर किसान थे, उनका ग्रुप अब विलेज में पोजीशन लेने लगा था। सो दिस क्लास ऑफ रिच पीजेंट्स केम टू बी नोन एज जोतदार्स। और यही अमीर जो पीजेंट्स होते थे ना, जो किसान होते थे, इनको जोतदार कहा गया। They had a control over vast areas of land. Okay, no problem. Sometimes they had even a control on many thousand acres of land. They even controlled local trade and money lending. पैसे भी देते थे भाई। They exercised immense power over the poor cultivators of the region and had become more powerful than the zamindars. So ये हो जाएगा। दे लिव्ड इन अ विलेजेस, सो ज़्यादा विलेजर्स के पास में भाई ये मिलते जुलते थे तो इन्फ्लुएंस नहीं का होगा। दे अपोज द एफर्ट्स ऑफ द जमींदार्स टू इंक्रीज द जमा ऑफ द विलेज। दे मोबिलाइज्ड रैयत टू डेलिबरेटली डिले पेमेंट्स ऑफ रेवेन्यू टू द जमींदार्स। इन्होंने रैयत यानी कि फार्मर्स को कह दिया कि कोई पेमेंट मत दो रेवेन्यू का जमींदार्स को। दे कंट्रोल्ड द लोकल ट्रेड, ओके, मनी लैंडिंग बताई दिया मैंने आपको। सो ये सब हो जाएगा। How did the zamindars manage to retain control over their zamindaris? या explain two strategies devised by the zamindars of Bengal to survive the pressure of high revenue demand auction of their lands. So ये question इस तरीके से आ सकते हैं।
सो द जमींदार्स अडोप्टेड वेरियस मीन्स एंड मेजर्स, तो इन्होंने अलग अलग जुगाड़ भाई लगाए, जैसे कि फिक्शियस सेल ऑफ लैंड, नकली सेल भाई, व्हेन अ पार्ट ऑफ देयर एस्टेट वाज ऑक्शन, जब ऑक्शन हुआ था मतलब तो क्या होता था, उसी के बंदे जाके प्रॉपर्टी को मतलब जाके खरीद लेते थे। लेटर ऑन दे रिफ्यूज टू पे अप द परचेज मनी ड्यू टू विच द स्टेट वाज ऑक्शनड अगेन। अब बोली लग रही है भाई, किसी ने बोला मैं इतने दूंगा, दूसरे ने बोला मैं इतने ज्यादा लूंगा, ठीक है, इतने ज्यादा दूंगा मतलब पैसे मैं खरीदूंगा इस जमीन को। अब उसको जब देने की बात आती थी भाई, वो पैसे देने से मना कर जाता था, फिर उसके बाद वो बोली वहीं पे वेस्ट हो जाती थी, ऐसे कुछ होता ही नहीं था, टाइम वेस्ट हो जाता था। दे क्रिएटेड हर्डल्स इन द पोजेशन ऑफ द लैंड इफ एनीवन फ्रॉम आउटसाइड द जमींदारी बॉट एन एस्टेट एंड ऑक्शन, ऑक्शन में अगर कोई खरीद देता था भाई इनकी जमीन को, ये उनको भगा दिया करते थे, ठीक है, जो आने वाले जो भी लोग बाहर से होते थे। They transferred some of the estates in the name of women as the property of women could not be taken over. अपने जमीन को अपनी वाइफ के नाम कर देना, अपनी मदर्स के नाम कर देना, ये जुगाड़ इन्होंने निकाला क्योंकि विमेन्स की जमीन को नहीं लिया जा सकता। अब भाई इनके पास लठियाल्स होते थे, लठियाल यानी कि इनके हाथ में लठ होता था, और जो भी न्यू बायर्स होते थे ना इनकी प्रॉपर्टी खरीदने वाले, उनको ये लठ से मारते थे। Sometimes the riots also resisted the entry of purchasers from outside. कई बार ये फार्मर्स भी जाके घेर लेते थे और आउटसाइडर्स को आने नहीं देते थे। Why did the संथाल्स rebel against the British rule? और ये ब्रिटिश वर्सेस संथाल का क्वेश्चन आ सकता है, तो ये क्वेश्चंस आप पढ़ लेना, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। सो द ब्रिटिश हैड फेल्ड टू सबड्यू द पहाड़ियाज, ठीक है, जो पहाड़ी लोग थे अब उनको संभाला नहीं जा रहा था। दे कुड नॉट ट्रांसफॉर्म द हिल फोक इनटू सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट, अब वो जो हिल्स में रहने वाले लोग थे वो एग्रीकल्चरिस्ट नहीं बनना चाहते थे। सो दे टर्न्ड टू द संथाल्स हु वर आइडियल सेटलर्स, अब इन्होंने संथाल्स की तरफ देखा जो कि अच्छे से सेटल हो गए, अपना एग्रीकल्चर में काम करना जानते थे। अब अंग्रेजों ने क्या किया, एक सेपरेट लैंड दे दिया उनको जो कि दामिनी को कहा जाता था जिसको। सो सारे संथाल्स वहां रहते थे और वो प्लॉग एग्रीकल्चर करते थे। दे बिकेम पीजेंट सेटल्स, ठीक है, वो मतलब एक तरीके से किसान बन गए और धीरे धीरे वो एक्सपेंशन भी होता गया कल्टीवेटेड एरिया का। So by the 1850s, the Santals rebelled against the zamindars, moneylenders and the colonial state. Santals ने rebel कर दिया. They were not happy with all this. The colonial government had imposed heavy taxes on their land. अब दामिनी को के ऊपर बहुत ज्यादा heavy tax लगा दिए गए थे. So the money lenders charge high rates of interest on loans. Loans के ऊपर भी अब ज्यादा ब्याज ले रहे थे भाई जो money lender होते हैं. So ऐसे में वो दे नहीं पा रहे थे, कर्जा बढ़ता जा रहा था उनके ऊपर। The Santals rose in rebellion against the British rule. They wanted to create an ideal world where they could rule themselves. So after the Santhal revolt 1855 to 56, the Santhal Pargana was created. ठीक है, संथाल परगना बनाया जाता है जो कि 5500 स्क्वायर्स में था अगर आप देखोगे। So miles of land from the districts of Bhagalpur and Birbhum. So it was an attempt by British government to reconcile the situation after the Santhal revolt. What was दामिनी को बता दिया है आपको मैंने पीछे। सनसेट लॉ क्या था भाई, अकॉर्डिंग टू परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड इट वाज नेसेसरी फॉर द जमींदार्स टू पे द रेवेन्यू पंक्चुअली। भाई ये सनसेट लॉ, ठीक है, ये आ सकता है आपका परमानेंट सेटलमेंट, ये आपका आ सकता है, ये याद रखना इसको, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सनसेट लॉ इफ एनी जमींदार वाज अनेबल टू पे द रेवेन्यू बाय सनसेट ऑफ द स्पेसिफाइड डेट, अगर एक ड्यू डेट दे दी उसको, अगर उसने रेवेन्यू नहीं दिया तो उसी ड्यू डेट का सनसेट होने तक वो वेट करेगा, उसके बाद उसका जो लैंड है उसको ऑक्शन कर दिया जाएगा। एक्सप्लेन द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड, सो ये क्वेश्चन आ सकता है। सो परमानेंट सेटलमेंट राजा तालुकदार, ठीक है, इसके बीच में ये होता था। तालुकदार्स को हम जमींदार्स भी कहते हैं, ओके, और जमींदार्स को कहा जाता था एक फिक्स रेवेन्यू आपको देना है कंपनी को। सो जमींदार्स जो थे, ठीक है, वर नॉट ओनर्स ऑफ लैंड इन द विलेज, अब ये कलेक्टर थे जो कि रेवेन्यू इकट्ठा करते थे। जमींदार्स के अंडर में 400 से भी ज्यादा विलेजेस आते थे इनके कंट्रोल में। द विलेजेस कमिंग अंडर वन जमींदार फॉर्म्ड वन रेवेन्यू स्टेट, जो एक अगर जमींदार के अंदर किसी के विलेज आ रहा है तो वो एक रेवेन्यू स्टेट है, दो हो जाएंगे तो दो रेवेन्यू स्टेट, ऐसे होता था। और इस तरीके से ये आप इसमें वही बता सकते हो कि रेगुलरली उनको देना पड़ता था, नहीं देंगे तो उनकी जमीन ऑक्शन कर दी जाती थी। What steps were taken by East India Company to control the regulation, मतलब control and regulate the जमींदार्स, भाई ये मैंने आपको बता दिया है,
ठीक है, जमींदार्स वाला बता दिया है अभी मैंने आपको। परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, अब जब ये आ गया तो ये जमींदार जो थे ये लैंड रेवेन्यू को पे नहीं कर पाते थे, फेल्ड टू पे द लैंड रेवेन्यू। ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जाता है। सो आप इसमें ऐसे बताओगे, इसका इंट्रोडक्शन बताते हुए, द परमानेंट सेटलमेंट हैड कम इनटू ऑपरेशन इन 1793 बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये लेके आए थे। अंडर दिस सिस्टम, मैंने आपको बता ही दिया है परमानेंट सेटलमेंट क्या है। अब ये फेल क्यों हो जाते थे देने में, क्योंकि डिमांड्स बहुत हाई होती थी। हाई डिमांड होगी तो भाई ये देंगे कहाँ से, इतना ज़्यादा क्रॉप से भी पैसा आ नहीं रहा था, एग्रीकल्चर में डिक्लाइन हो रहा था। फिर हाई डिमांड क्या है कि मतलब अ टाइम ऑफ द व्हेन द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वर डिप्रेस्ड मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द रैयत जो होते थे भाई वो दे नहीं पा रहे थे पैसे, तो जमींदार कहाँ से देगा। द रेवेन्यू वॉज इनवेरिएबल रिगार्डलेस ऑफ द हार्वेस्ट एंड हैड टू बी पेड पंक्चुअली। भाई हार्वेस्ट कैसी भी हुई हो, क्रॉपिंग कैसी भी आपकी फसल मतलब कैसी भी रही हो, लेकिन उनको पंक्चुअलिटी बहुत पसंद थी, उनको चाहिए था टाइम पे। सनसेट लॉ ला रखा था उन्होंने, अगर किसी स्पेसिफाइड डेट पे नहीं दिया तो जमींदारी आपकी गई, ऑक्शन हो जाएगी। सो ये काफी ज्यादा मतलब इस तरीके से था, ठीक है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए कि भाई वह राजा और जमींदार फेल्ड टू पे द रेवेन्यू, अब आपको पता है कि अब भाई उसका वो तो जाएगा ही, ठीक है। सो इस तरीके से ये होता था। द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यूड देयर अथॉरिटी एंड रेस्ट्रिक्ट देयर ऑटोनमी एंड द जमींदार ट्रूप्स वर डिसबैंडेड। ये सारे इस तरीके से इनकी सारी पावर कैसे छीनी वही सब दोबारा बताना है यहाँ पे, ठीक है। इसको भी आप एक बार देख सकते हो, मैंने हालांकि ये चैप्टर वाइज क्वेश्चंस पहले भी पढ़ा रखे हैं तो आप इसको देख लीजिए। एग्जामिन द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द फिफ्थ रिपोर्ट विच वॉज सबमिटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। फिफ्थ रिपोर्ट का क्वेश्चन देखते हैं फिर अगले चैप्टर पे चलेंगे। सो मैनी ऑफ द चेंजेस ऑक्योर्ड एट द टाइम ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है बहुत से चेंजेस हो रहे थे, ऐसे में एक रिपोर्ट आती है ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1813 में। सो ये रिपोर्ट बताती है एडमिनिस्ट्रेशन और एक्टिविटीज के बारे में ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया के अंदर कैसी थी। सो फिफ्थ रिपोर्ट जो है वे 1002 पेजेस की थी, और ठीक है मतलब यहाँ पे अगर देखोगे कि कवर्ड इनटू 1002 पेजेस ऑफ विच ओवर 800 पेजेस वर अपेंडिसेस एंड देन रिप्रोड्यूस्ड पेटिशंस ऑफ द जमींदार्स एंड रैयत रिपोर्ट्स। सो इसमें 1000 में से 800 पेजेस में तो सिर्फ शिकायतें ही लिखी हुई थी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में। सो ये सब हो जाएगा, नोट्स लिखे हुए थे अलग अलग, ठीक है। सो ये हो जाएगा बंगाल और मद्रास के। फ्रॉम द टाइम द कंपनी एस्टेब्लिश इट्स रूल इन बंगाल, जब से कंपनी आई थी लोग जो थे ब्रिटेन में कई ऐसे ग्रुप्स थे जो कि इनसे बहुत ज्यादा परेशान थे इसकी मोनोपोली को लेकर, कि ये अकेली यही क्यों कंपनी है जो ट्रेड एंड मतलब उसमें लगी पड़ी है, हमें क्यों नहीं राइट मिल रहा है। सो एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्राइवेट ट्रेडर्स वांटेड अ शेयर, ये भी चाहते थे कि हमें कुछ शेयर मिले, सारा पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कमा रही है, ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स को क्या मिल रहा है। सो इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी मिसरूल एंड माल एडमिनिस्ट्रेशन वाज हॉटली डिबेटेड, ये बहुत डिबेट हो रही थी भाई इस बात के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर। सो ऐसे में पार्लियामेंट अलग अलग एक्ट्स लेके आई जिसमें कह दिया गया कि भाई रेगुलरली रिपोर्ट आपको देनी पड़ेगी। सो फिफ्थ रिपोर्ट भी उन्हीं में से एक थी। ओके इसमें भी सारी चीजें मतलब बता रखी है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह के बारे में, बाकी आप देख सकते हो ये पूरा लिखा हुआ है, मैंने आपको बढ़ाया भी है इसके बारे में। सो कंक्लूजन यही है कि फिफ्थ रिपोर्ट एक काफी अच्छा सोर्स है जो कि हम उस टाइम की इकोनॉमी को समझ सकते हैं। अगला चैप्टर है रेबेल्स एंड द राज। सो इसको अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से है। So the first question is how did British dispose तालुकदार्स of Awadh during 1857? सो द तालुकदार्स ऑफ अवध, ठीक है, कैसे अब इनको क्या कर दिया गया, इनके फोर्ट और जो इनके कैसल्स थे उनको तो कर दिया गया डिमोलिस्ड, इनकी जो आर्म्ड फोर्सेस थी उनको डिस्बैंड कर दिया गया। दे वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर लैंड्स अंडर समरी सेटलमेंट ऑफ 1856। मैनी तालुकदार्स lost even more than half of the villages under their control. Their freedom was snatched. They lost a lot of power and respect because of the loss of their land. The demand of revenue was doubled. It generated a sense of anger among the तालुकदार्स। तो ये सब चीजें हो रही थी। Examine the provisions of subsidiary alliance system devised by Lord Wellesley in 1798. सो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम अगर आप यहाँ पे देखोगे लॉर्ड वेलेस्ली लाते हैं 1798 में, ये बताते हैं कि ये लोकल रूलर्स को एक्सेप्ट करना ही करना था जो भी अगर इसमें आएगा हमारे साथ अलायंस में। सो जो द अलाई होगा, द अलाई वुड हैव टू कीप अ ब्रिटिश आर्म्ड कंटिंजेंट इन हिज टेरिटरी
एक जो सेना की टुकड़ी है यानी कि जो सैनिक हैं वो ब्रिटिशर्स के जो सैनिक वो रहेंगे, जो लोकल रूलर है उसके वहां पे टेरिटरी के अंदर। द ब्रिटिश वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर अलाई फ्रॉम एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट्स टू द पावर। सो जो ब्रिटिशर्स हैं अगर आप उनके साथ अलायंस करते हो सो आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल कोई भी थ्रेट होगा तो हम उसको आपके लिए लड़ेंगे उसके अंदर। Resources for maintaining the British contingent would be provided by the ally। जो ब्रिटिश सेना की टुकड़ी रहेगी उसके लिए रिसोर्सेस वगैरह जो होंगे वो अलाई ही देंगे। द अलाई कुड नॉट एंटर इनटू द एग्रीमेंट विद अदर लोकल रूलर। किसी भी और रूलर के साथ आप एग्रीमेंट नहीं साइन कर सकते या किसी के साथ और कोई आप अलायंस नहीं कर सकते। सो वन ब्रिटिश रेसिडेंट वुड बी स्टेशनड इन द कोर्ट ऑफ द अलाई किंग। जो भी अलाई किंग है जो अलायंस कर रहा है उसके कोर्ट में एक ब्रिटिश रेसिडेंट भी रहेगा। ये हो जाएगा। द रिलेशनशिप ऑफ द सिपॉइज विद द सुपीरियर व्हाइट ऑफिसर्स अंडरवेंट अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द ईयर्स ऑफ प्रीसीडिंग द अपराइजिंग ऑफ 1857। सिपाही जो होते थे उनके जो रिलेशन थे कैसे अपने जो सुपीरियर ऑफिसर्स के साथ थे वो बताने, व्हाइट ऑफिसर्स के साथ। तो 1820 से लेके 1814 तक तो सब फ्रेंडली था, सब अच्छा था। पर कुछ कुछ जो ऑफिसर्स थे वो हिंदुस्तानी भी जानते थे और वो हमारे कल्चर को भी जान चुके थे। लेकिन अब एक चेंज आया। ओके, जब ये फ्रेंडली रिलेशन अब खत्म हो गए, अब 1857 के टाइम पे क्या होने लगा कि भाई मतलब अब ये नहीं होने, मतलब अब ये फ्रेंडली वगैरह ज़्यादा नहीं थे। ठीक है। और अब क्या हुआ, द बैलेंस ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप चेंज्ड ड्रास्टिकली। एक ड्रास्टिक चेंज आता है। द वाइट ऑफिसर्स क्रिएटेड अ सेंस ऑफ सुपियोरिटी। अपने आप को वो ऊपर देखने लगे और इंडियंस को वो नीचे देखने लगे। और काफ़ी रेशियल इन्फीरियर्स यानी कि उनको गोरा काला और उसके मतलब डिस्क्रिमिनेट मतलब होने लगा डिस्क्रिमिनेशन। द इक्वेशन ऑफ सुपीरियर एंड इन्फीरियर चेंज्ड द होल स्क्रिप्ट ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप। ठीक है। जो एक रिलेशनशिप थी भाई वो खत्म हो गई, अब्यूज बढ़ने लगा, फिजिकल वायलेंस होने लगी और ये सब था। ठीक है। एग्जामिन हाउ लॉर्ड डलहौजी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन ऑफ क्रिएट मतलब क्रिएटेड डिससेटिफिकेशन, ठीक है, डिससेटिस्फेक्शन अमंग्स द पीपल ऑफ अवध। या क्रिटिकली एग्जामिन लॉर्ड डलहौजीज पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन इन अवध। या द हाउ डिड ब्रिटिश डिस्पोजेस तालुकदार्स ऑफ अवध। सो ये अलग अलग तरीके से आ सकता है, देख लो अब इसमें क्या है। So the Nawab of Awadh had been loyal to the British East India Company from the very beginning, but the loyalty of Awadh was of no significance to Lord Dalhousie's imperialistic ambitions। लॉर्ड डलहौजी तो चाहते थे कि जो जितने भी एम्परर्स हैं ये सब हार मान ले और इनके एम्पायर मेरे हो जाएं। ठीक है। अवध कुड नॉट बी अनेक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जैसे कि वाजिद अली शाह के साथ हुआ था। सो एज द नवाब ऑफ अवध हैड सेवरल सक्सेसर्स, सो यहाँ पे ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स तो नहीं चल सकता था। So the British, especially Lord Dalhousie, used a number of mischievous tricks to annex the Awadh and dispossess the तालुकदार्स। So अब यहाँ पे क्या होता है कि 1856 में अवध जो है वो ब्रिटिश अंपायर के अंदर आ जाता है। भाई ये बता दिया जाता है कि ब्रिटिशर्स कहते हैं कि माल एडमिनिस्ट्रेशन है, गलत एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। So Nawab Waziz Ali Sahib was sent to Calcutta with an annual pension of 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए की साल के पेंशन के साथ उनको कलकत्ता भेज दिया जाता है। द डिसोल्यूशन ऑफ द रॉयल एडमिनिस्ट्रेशन, लार्ज नंबर ऑफ कोर्टर्स, ठीक है, कोर्शर्स एंड ऑफिशियल्स एंड तालुकदार्स बिकम जॉबलेस। अब इनके कोर्ट के अंदर यार जो लोग मतलब जो कोर्टर्स होते होंगे, जो ऑफिशियल्स होंगे, तालुकदार, वो तो जॉबलेस हो गए अब इसके जाने के बाद। जागीर्स ऑफ तालुकदार्स वर कॉन्फिस्टिकेटेड। ठीक है। दिस अपहील, ठीक है, दिस अपहीवल वाज अग्रवेटेड बाय इमीडिएट मटेरियल लॉसेस। द ब्रिटिश वर नॉट विलिंग टू टॉलरेट द पावर ऑफ तालुकदार्स। With the removal of Nawab, all talukdars of the Awadh were also dispossessed. Talukdars were disarmed and their forts were destroyed. So with the new revenue system, ठीक है, मतलब ये तालुकदार वाला तो आपने पीछे पढ़ ही लिया है कि कैसे कैसे इनके साथ हुआ था। Examine why were the religious divisions between Hindus and Muslims hardly noticeable during the uprising of 1857। हिंदू मुस्लिम का डिवीजन इतना हमें क्यों नहीं दिखता। या हाउ डिड द रेबल्स इन 1857 ट्राई टू मटेरियलाइज देयर विजन ऑफ यूनिटी, एक्सप्लेन ब्रीफली।
So the revolt tried to garner the support of all sections of the society irrespective of their caste and creed. कास्ट रिलीजन को ना देखते हुए हमें यूनिटी चाहिए थी. द रिबेलियन वॉज व्यूड एज अ वार जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों को आना था. द एमिक्सेबल द amicable relations which existed between the two communities were emphasized. जब दोनों कम्युनिटीज ने साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करी है ऐसी बातों को बताया गया. The Ishtihars brought to the forefront memories of the pre-British Hindu-Muslim past and glorified the coexistence of different communities under the Mughal Empire. कैसे ये हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते थे ये दिखाया गया अलग अलग इश्तिहार लगा के पोस्टर जैसा कुछ. द प्रोक्लेमेशन, ठीक है, द प्रोक्लेमेशन दैट वाज इश्यूड अंडर द नेम ऑफ बहादुर शाह अपील टू द पीपल. बहादुर शाह के नाम पर ये घोषणा कर दी गई कि लोग जितने भी हैं वो क्रांति में जुड़ जाएं, इस रेबेलियन में जुड़ जाएं. और इन बरेली द ब्रिटिश स्पेंट 50,000 टू इंसाइड द हिंदू पॉपुलेशन अगेंस्ट द मुस्लिम्स बट देयर अटेम्प्ट वाज फेल्ड. ब्रिटिशर्स ने भाई पैसे लगा दिए बहुत ज़्यादा लेकिन हिंदुओं को वो भड़का नहीं पाए मुस्लिम्स के अगेंस्ट, मुस्लिम्स को हिंदूज के अगेंस्ट नहीं भड़का पाए. सो रिलीजियस डिफरेंसेस वर नॉट विजिबल, इस तरीके से बता देंगे. एग्जामिन द रिप्रेसिव मेजर्स अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिशर्स टू सबड्यू द रेबल ऑफ 1857. अब ये क्या क्या इन्होंने किया था, ये जो रेबेल था, ये जो क्रांति हो रही थी इसको रोकने के लिए मार्शल लॉ आ गया, डेथ सेंटेंस, जो भी पकड़ा जाएगा ये सब करते हुए सीधा उसकी डेथ हो जाएगी. ठीक है, ये सब था, डेथ पनिशमेंट थी. टू प्रोंग्ड मिलिट्री एक्शंस, ठीक है, मिलिट्री एक्शंस होने लगे और मिलिट्री जो है वो जाने लगी अलग अलग जगहों पर और जहाँ भी ऐसा कुछ हो रहा था मिलिट्री अपना काम करने लगी. और उसके बाद है काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस. सो द ब्रिटिश टुक अप वेरियस एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस टू सप्रेस द रिबेलियन. दे फॉलोड प्रोटेक्टेड फाइटिंग. दे डिड नॉट केयर ऑफ द हैवी लॉसेस. भाई उन्होंने ये नहीं देखा कि क्या नुकसान हो रहा है, बस वो लोगों को मारते गए. डिप्लोमेसी. The British were worried where the big landlords and peasants had offered united resistance, so they tried to break up this unity by adopting diplomatic means. बहुत डिप्लोमेसी से भी इन्होंने मतलब ये चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करी. They promised to return the estates of the landlords. इन्होंने बोला कि भाई हम प्रोमिस करते हैं आपकी जितनी ज़मीन है वो दे देंगे वापस, ठीक है, जो लैंड होल्डर्स हैं. सो इस तरीके से ये तरीके अपनाए. अ चेन ऑफ ग्रीवांसेस इन अवध लिंक्ड द प्रिंस तालुकदार. ठीक है, सो ये आप देखोगे तो ये हमने पीछे पढ़ लिया है अवध वाला. ठीक है, सो वो अवध के बारे में आप इसमें बता सकते हो, ये क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया है. क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना, पेपर में आपके आ सकता है. ठीक है, सो एक तरीके से आप अगर देख लो क्वेश्चन को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. बाकी ये हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लीजिए बस आप, ये आपके पेपर में आ सकते हैं क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. What were the reasons for the revolt of 1857? रिवोल्ट्स, ये रिवोल्ट जो हुआ इसके रीजंस बताने हैं. पहले तो उसका इंट्रोडक्शन दे देना आप, जैसे कि ये लिखा हुआ है आप बता ही सकते हो. अब इसके पॉलिटिकल कॉजेज तो ये थे, सब्सिडियरी अलायंसेस आप पढ़ के आ चुके हो. और द पेंशन ऑफ नाना साहेब वॉज स्टॉप्ड ड्यू टू विच ही टर्न अगेंस्ट द ब्रिटिश, ये यहाँ इसका रीज़न था. रानी झांसी जो थी वो भाई अपने आप को बचा रही थी, अपने बेटे को भी बचा रही थी ब्रिटिशर से. द जमींदार्स एंड चिफ्स वर ऑल्सो अगेंस्ट द ब्रिटिश बिकॉज उनकी जो भाई लैंड तो है वो चली गई, स्टेट्स उनके चले गए, उनकी सारी पावर चली गई, उनके आर्मीज को डिसबैंडेड कर दिया गया. सो ये पॉलिटिकल कॉजेज हैं. इकोनॉमिक कॉजेज में आप बता दोगे पीजेंट्स खुश नहीं थे, ट्रेडर्स खुश नहीं थे, कोई भी क्राफ्ट्समैन खुश नहीं थे, काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी इम्पोज की जा रही थी. सो ये सब आप इसमें बता सकते हो. फिर है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द जमींदार्स वर कंसिडर्ड एट द ओनर्स ऑफ द लैंड एंड दे कलेक्टेड अ फिक्स्ड रेवेन्यू एंड डिपॉजिट इनटू द गवर्नमेंट ट्रेजरी. भाई जमींदार से सारा पैसा लेके डिपॉजिट करते थे. हैवी टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन द पीपल ऑफ इंडिया. सो लोग इसलिए भी अगेंस्ट आ रहे थे अब अंग्रेजों के. सोशल एंड रिलीजियस कॉसेस, अब इसके अंदर क्या है, क्रिश्चियन जो मिशनरीज हैं वो बहुत ज़्यादा कन्वर्जेशन करवा रही थी, वही धर्म परिवर्तन चल रहा था बहुत ज़्यादा. ठीक है, सो इसलिए भी इंडियंस इनके अगेंस्ट आ गए थे. विलियम बेंटिक ने बहुत से रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करी इंडियन सोसाइटी में. सो ही अबॉलिश्ड कस्टम्स लाइक सती एंड परमिटेड द री मैरिज ऑफ हिंदू विडोज. सो इस सब से भी जो कुछ इंडियंस थे ऑर्थोडॉक्स वाले वो बहुत ज़्यादा मतलब इससे वो थे परेशान. दे देर वॉज ऑल्सो अ वाइड स्प्रेड डिसकंटेनमेंट.
सो ब्रिटिश एजुकेशन को लेके बहुत दिक्कत आ रही थी कि ब्रिटिशर्स हैं वो वेस्टर्न एजुकेशन को लेके आ रहे हैं, हमारी इंडियन एजुकेशन तो ऐसे धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। मिलिट्री कॉजेज में तो भाई आप तो रिलेशन बता देना जो सिपाहियों के थे, ठीक है, सिपाहीज के अपने सुपीरियर ऑफिसर्स के साथ, और मतलब इंडियन सोल्जर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा बिहेवियर हो रहा था। सो ये सब तो आप बता ही सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद इमीडिएट कॉजेज क्या थे, जो सोल्जर्स थे ना उनको एक न्यू राइफल्स दी गई थी, एनफील्ड राइफल्स कहा जाता था। इनके कार्टलेज जो होते थे, ठीक है, कार्टरेज जो जो इसके होते थे वो क्या थे कि उस पर जो कोटिंग की हुई थी बाहर से, उसके ऊपर काउ एंड पिग का फैट था, ऐसा माना जा रहा था। सो जो बैरकपुर के अंदर कुछ सिपॉइज जो थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम इस कार्टरेज को नहीं छीलेंगे मुंह से। मंगल पांडे अ सोल्जर, ये जो है मंगल पांडे आपने नाम सुना होगा, इन्होंने क्या करा था कि फेल्ट सो एनरेज्ड दैट ही किल्ड अ ब्रिटिश ऑफिशियल, ही वाज लेटर ऑन हैंग टू डेथ, बाद में ये शहीद हो जाते हैं, ठीक है, ये आपने पढ़ाई होगा। र्यूमर्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज प्लेड अ पार्ट इन मूविंग द पीपल इनटू एक्शन ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब इसके र्यूमर्स के रीजन क्या थे, रूमर्स क्या थी, ये भी बता दो। एक तो काओ पिग वाला फैट, ये वाला रूमर था, और फ्लोर मिक्स्ड विद बोन डस्ट, ये ऐसा माना जाता था कि जो आटा आ रहा है, जो फ्लोर है, वो क्या है कि उसके अंदर काओ एंड पिग की जो हड्डियां होती है ना, जो बोन होती हैं, उसके डस्ट को इसमें मिक्स किया हुआ है ताकि दोनों का धर्म भ्रष्ट हो जाए। सो ये इस तरीके से भी एक ये चल रहा था भाई। फिर उसके बाद क्या है कि सम पीपल कंसीडर्ड इट एज द ब्रिटिश अटेम्प्ट टू कन्वर्ट इंडियंस टू क्रिश्चियनिटी, धर्म भ्रष्ट करके क्रिश्चियनिटी में लाना चाहते हैं, लोगों ने ऐसा समझा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चपातीज, ये भी एक रूमर चल रही थी कि मतलब क्या बताया जाता था कि विलेज टू विलेज चपातीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। एट नाइट अ पर्सन गेव 5 चपातीज टू द वॉचमैन ऑफ द विलेज, he asked him to make 5 more chapatis and distribute them in the next village. The meaning and purpose of such distribution of the chapatis remained a enigma to most of the people. So ये आप जरूर मेंशन करिएगा। रूमर्स पे लोग अब विश्वास क्यों कर रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसा कर दिया था ना सच में, जब भी लोगों को लग रहा था कि भाई ये बातें सच हो सकती हैं। विलियम बेंटिंग ने जो कुछ वो रिफॉर्म्स मतलब लाना चाहता था, अगर आपने याद हो, आपने पढ़ा हो रिफॉर्म्स, ओके। पीछे अभी हमने देखा वेस्टर्न एजुकेशन लाना चाहता था, वो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस लाना चाहता था, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूशंस लाना चाहता था। सो लोग समझ रहे थे कि भाई ये सच भी हो सकता है। और विलियम बेंटिक ने बहुत से कस्टम्स को, अभी पीछे मैंने आपको बताया ना, वो सब इसने एबोलिश किया था। डिस्कस द एविडेंस दैट इंडिकेट्स प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑन द पार्ट ऑफ द रेबल्स, प्लानिंग के साथ सब कुछ हो रहा था, कोऑर्डिनेशन के साथ, ये बताना है। सो देयर वाज कोऑर्डिनेशन एंड हार्मनी बिटवीन सिपॉयज एंड द ऑर्डिनरी पीपल, बोथ वांटेड टू टारगेट द वाइट पीपल्स, ठीक है। द रिवोल्ट गोट अ टिंज ऑफ लेजिटिमेसी एज इट वाज कैरिड फॉरवर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ बहादुर शाह। बहादुर शाह जो थे वो लास्ट मुगल एम्परर थे, और उन्हीं के लीडरशिप में अब ये चल रहा था रिवोल्ट पूरा। द हिंदूज एंड मुस्लिम यूनाइटेड एंड रोज टुगेदर अगेंस्ट द वाइट पीपल, एंड देयर वाज कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन बिटवीन द सिपॉय लाइंस ऑफ वेरियस कंटोनमेंट्स। सो अनदर एग्जांपल ऑफ गुड प्लानिंग, अगर आप देखोगे कि अवध के अंदर कैप्टन जो हियरसे थे ऑफ अवध मिलिट्री पुलिस वाज प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन बाय हिज इंडियन सबऑर्डिनेट्स ड्यूरिंग द म्यूटिनी। The 41st Native Infantry, which had killed all its white officers, insisted that the military police could either kill Captain Hearsay or hand over him as a prisoner. But the military police refused to kill Captain Hearsay. At last, they decided to settle the issue in a panchayat having native officers drawn from each regiment. In other words, बहुत से decisions जो थे वो collectively भी लिए जाते थे, ये देखने को मिलता है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सी पेंटिंग्स ड्राइंग्स बनाई गई थी, ठीक है, स्केचेस बनाए गए थे, कार्टून्स बनाए गए थे, जो कि अब हम आगे देखने वाले हैं। जिसमें से एक इमेज है रिलीफ ऑफ लखनऊ की, जो कि थॉमस जॉन्स बार्कर ने बनाई थी 1859 में। तो आइए देखते हैं ये क्या है। द पिक्चर इज रिलीफ ऑफ लखनऊ पेंटेड बाय थॉमस जॉन्स बार्कर 1859। ओके, सो ये आप याद रखना। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैव अ पावर ओवर पब्लिक इमेजिनेशन। दिस रिपोर्टेड अबाउट द incidents of violence against women and children and raised the public demand in Britain for revenge and retribution। भाई ऐसे फोटोज बनाए जाते थे, पेंटिंग्स के अंदर दिखाया जाता था कि ये बाहर से रिबेलियंस आ रहे हैं
और ये अंदर वाइट विमेन है और इनके साथ बदतमीजियां हो रही हैं, मारा जा रहा है। यही फोटोज मीडिया में चल रही थी भाई वहां की ब्रिटेन की। अब ब्रिटेन वाले कह रहे थे बदला लो, बदला लो, छोड़ो मत इन्हें। अब ये फोटो जो है, ये पेंटिंग, इसका नाम है इन मेमोरियम। फिर उसके बाद है इन अनदर सेट ऑफ स्केचेस एंड पेंटिंग्स विमेन आर सीन इन डिफरेंट लाइट, दे अपीयर हीरोइक। हीरो की तरह भी विमेन्स को दिखाया गया है। बहुत सी पिक्चर्स ऐसी भी हैं, तो आइए देखते हैं क्या है। ये नीचे गिरी हुई बुक बाइबल है, ये रेबल्स हैं, ये रेबल्स हैं, और ये विमेन बचा रही है इस बुक को भी इन सभी से। सो ये जो है ऐसा बताया गया है, ठीक है, हीरोइक विमेन दिखाई गई है। एज वेव्स ऑफ एंगर एंड शॉक स्प्रेड इन ब्रिटेन। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि द कैप्शन एट द बॉटम रीड्स द न्यूज ऑफ द टेरिबल मैसेक्र एट द कानपुर, यानी कि कानपुर, प्रोड्यूस्ड एन आउटबर्स्ट ऑफ फियरी इंडिग्नेशन। अब यहाँ पे आप अगर देखते हो कि एक विमेन आपको दिखेगी जो सभी को मार रही है। ओके, ये स्वॉर्ड लेके सभी को मार रही है, काफी अग्रेशन में, रिवेंज ले रही है। सो इस तरीके से भी बताया गया है। अब ये काफी मजाक बना था इस कार्टून का। ओके, व्हेन गवर्नर जनरल कैनिंग, कैनिंग जो थे, यहाँ पे बताया जाता है कि डिक्लेयर्ड दैट अ जेस्चर ऑफ लीनियंसी ही वाज मोक्ड इन द ब्रिटिश प्रेस। इन अ ब्रिटिश जर्नल ऑफ कॉमिक सटायर, कैनिंग इज शोन एज अ लूमिंग फादर फिगर विद हिज प्रोटेक्टिव हैंड ओवर the head of the sepoy who still holds a sword and dagger in hands both dripping with blood। दोनों हाथों से खून टपक रहा है, ये इसके सर पे हाथ रख कर कह रहा है भाई प्यार से बात कर लेते हैं, तो लोगों ने मजाक उड़ाया। अब बहुत से अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑन द अदर हैंड लीडर्स, ठीक है, यहाँ पे झांसी की रानी वगैरह को भी दिखाया गया है, बहुत से प्रिंट्स में, बहुत से फोटोज में मैस्कुलिन फिगर के रूप में दिखाया जाता है। सो आप ये भी याद रखना। अब हमारा अगला चैप्टर है महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसका पहला जो क्वेश्चन है वो है, गांधी जी एनकरेज्ड द कम्युनिकेशन ऑफ द नेशनलिस्ट मैसेज इन मदर टंग। मदर टंग में ज्यादा से ज्यादा मैसेज इन्होंने पहुंचाए। एग्जामिन हाउ ही नीटेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विद हिज फिलोसफी। So in India, through local languages or mother tongue, communication with people could be done easily. Okay. In addition, he believed that masses will felt more connected अगर हम मदर टंग में बात करेंगे। फिर उसके बाद है, इंग्लिशमैन ड्यूरिंग दीज ईयर्स बिलीव दैट देयर लैंग्वेज इज सुपीरियर। इंग्लिश को ये लोग, अंग्रेज, अपने आप को सुपीरियर मानते थे। यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बाय एवरी इंडियन विल चेंज दिस नेशन। सो ये भी गांधी जी मानते थे ऐसा। फिर देयरफॉर कंसीडरिंग ऑल अबव फैक्टर्स गांधी जी स्ट्रेस्ड ऑन यूज ऑफ मदर टंग। ठीक है, तो यही बताना है आपको। The Salt March of 1930 was the first event that brought Mahatma Gandhi to world attention. Explain significance of this movement of for Swaraj. सो 26 जनवरी 1930 रिपब्लिक डे ऐसा मतलब मनाया गया, विद द नेशनल फ्लैग बीइंग होस्टेड इन डिफरेंट वेन्यूज, द पैट्रियोटिक सॉन्ग्स बीइंग sung। Okay, and after the observance of this day, Mahatma Gandhi announced that he would lead a march to break one of the most widely disliked laws in British India। गांधी जी ने फैसला किया, मैं ये लॉ को तोड़ने जा रहा हूं जो कि सॉल्ट के मैन्युफैक्चरिंग पे स्टेट की मोनोपोली है। ये बहुत ही गलत रूल है। The conditions in the country had become very favorable to launch a widespread movement against the Britishers। So गांधी जी ने स्टार्ट किया अपना दांडी मार्च। ठीक है, दांडी मार्च 12 मार्च को स्टार्ट होता है 1930 में, और अलॉन्ग विथ 78 फॉलोअर्स ये स्टार्ट होता है। लगभग 375 किलोमीटर तक वो जाते हैं सूरत। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद सॉल्ट लॉ का वायलेशन करते हैं, जो कि एक तरीके से सिग्नल होता है सिविल डिसोबीडियंस का। सो इसमें अगर आप देखोगे दिस मार्च, यहाँ पे देखो भाई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इसकी। दिस मार्च मेड गांधी जी अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। गांधी जी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए हर जगह, प्रेस, मीडिया वगैरह में। अनडाउटली इट वाज द फर्स्ट नेशनल मूवमेंट इन विच वीमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर। कमला देवी चट्टोपाध्याय, ओके, कमला देवी मतलब, और बहुत से और मतलब मुद्दे लेके ये जुड़ गई, लिक्वर लॉज वगैरह को लेके भी सॉल्ट के साथ साथ, तो ये हो जाएगा। As a result of the salt movement, the colonial rulers understood it clearly that their authority was not going to remain a permanent in India। अब इनको लग गया था कि भाई हमारी अथॉरिटी ज्यादा नहीं रहने वाली इंडिया के अंदर। फिर उसके बाद है, Wherever गांधी जी वेंट रूमर्स स्प्रेड ऑफ हिज मिरेकुलस पावर्स। जहां गांधी जी जाते थे वहां उनकी चमत्कार वाली शक्तियों की बात में मतलब बातें रूमर्स की तरह फैलती थी।
सो द पीजेंट्स रिगार्डेड गांधी जी एज मसीहा, गांधी बाबा भी कहा जाता था उनको। मैनी रूमर्स वर इन सर्कुलेशन एट वेरियस प्लेसेस लाइक, मतलब ऐसा माना जाता था कि गांधी जी को किसी किंग ने भेजा है जो कि सारी मिजरीज को दूर कर देगा। और एट सम अदर प्लेसेस इट वाज अफर्म्ड दैट गांधी जी's पावर was greater than even the English king. It was claimed that his arrival, that with his arrival the colonial rulers would run away. अब ऐसा माना जाने लगा कि गांधी जी के अराइवल से कॉलोनियल रूलर भाग जाएंगे। इन मैनी विलेजेस द रूमर वॉज इन सर्कुलेशन दैट द पर्सन क्रिटिसाइजिंग, भाई जो गांधी जी को क्रिटिसाइज करेगा उनकी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गई। गांधी जी, गांधी बाबा, गांधी महाराज, महात्मा के नाम से भी जाने जा रहे थे। दे कंसिडर्ड हिम एज देयर सेवियर, गांधी द सेवियर बन के उभरे। ओके, राइज हुआ उनका। सो ये हो जाएगा। डिस्कस द कॉजेज, प्रोग्राम्स, प्रोग्रेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में बताना है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1920 अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। अब इसके कॉजेज एंड कंडीशंस देख लेते हैं। द इंडियंस हैड एक्सटेंडेड फुल कॉपरेशन टू द ब्रिटिश ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बट आफ्टर दिस वॉर ब्रिटिश फुली एक्सप्लॉइटेड ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। इन्होंने हमारा सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन किया है। The plague had erupted and spread in many parts of India during the First World War, but the British did not pay attention to control it. Britishers ने कुछ नहीं किया। During the First World War, Gandhi ji had helped the British with the hope that they would set the country free. गांधी जी ने इसलिए मदद करी थी कि उन्होंने सोचा था कि अब हम आजाद हो जाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। 1990 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट को पास किया, जिसमें प्रेस सेंसरशिप थी, किसी को भी डिटेन किया जा सकता था, कोई ट्रायल नहीं हो सकता था। सो ये एक ब्लैक लॉ था। इन द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन सितंबर 1920 अ रिजोल्यूशन फॉर नॉन कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज पास्ड। ठीक है, प्रोग्राम एंड ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या था कि बॉयकॉट करो भाई, टाइटल्स को रिटर्न करो, ठीक है, रिजाइन कर दो जहां से भी कर सकते हो, बच्चों को स्कूल ना भेजो, लॉयर्स को कोर्ट ना भेजो, सोल्जर्स, क्लर्क वर्कर्स अपना काम छोड़ दें। अब इसमें खिलाफत मूवमेंट भी ऐड हो जाती है। ओके, खलीफा को लेकर जो रिमूवल हुआ था, मुस्लिम्स के अंदर भी एंगर था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। सो ये खिलाफत मूवमेंट भी इसमें ऐड हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, इन द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म गांधी जी इज ऑफन आइडेंटिफाइड विद द मेकिंग ऑफ नेशन, डिस्क्राइब हिज रोल इन फ्रीडम, ठीक है, और स्ट्रगल ऑफ इंडिया। हाउ डिड महात्मा गांधी टर्न द नेशनल मूवमेंट इनटू अ मास मूवमेंट, या इस तरीके से भी आ सकता है। सो बिफोर द एंट्री ऑफ महात्मा गांधी, सो भाई गांधी जी के आने से पहले जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो इतना ज़्यादा मतलब एक्टिवली नहीं हो रहा था। ओनली रिजोल्यूशंस वर पास बाय द लीडर्स एंड सेंट टू द गवर्नमेंट, कुछ भी इतना हो नहीं रहा था। सो व्हेन महात्मा गांधी एंटर्ड द इंडियन पॉलिटिक्स ही अडॉप्टेड द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। द ट्रूथ मीन्स द राइट पाथ, नॉन वायलेंस मीन्स द गवर्नमेंट एक्शन शुड बी अपोज्ड पीसफुली। ठीक है, द पीपल हैड सीन दैट महात्मा गांधी हैड सिंसियरली helped the British during the First World War. He also exhorted the people to cooperate with the British government, but when British showed their true colors after the war was over and passed the Rowlatt Act, तो गांधी जी भी भाई उसके बाद फिर हो गए कि भाई अब स्ट्राइक्स होंगी, अब मूवमेंट्स होंगी। ठीक है, Mahatma Gandhi had resorted to the path of satyagraha for the first time against the white government in South Africa. He had compelled the white government to bow before him when he launched a non-cooperation movement in India. Gandhi adopted the policy of satyagraha. सत्याग्रह की पॉलिसी इंडिया में भी अडॉप्ट हुई। He called upon the people not to cooperate with Britishers. ये सब आप जानते ही हो, ये बॉयकॉट वगैरह सब हो गया। ठीक है, ये सब बताना है। फिर उसके बाद दांडी मार्च वाला आपको पीछे मैंने बताई गया है, वो आपको बता देना है। और यही गांधी जी ने बोला, चरखा को प्रमोट किया, मदर टंग को प्रमोट किया, स्वदेशी थिंग्स को प्रमोट किया। स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ गांधी जी स्पीच एट द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू के अंदर जो उन्होंने स्पीच दी थी 1916 में। सो यहाँ पे अमंग द इनवाइटीज टू दिस इवेंट वर द प्रिंसेस एंड फिलेंथ्रोपिस्ट whose donations had contributed to the founding of the BHU. Also present were important leaders of the Congress such as Annie Besant. ज्यादातर जो लोग थे ना वो सारे अमीर अमीर लोग थे जिन्होंने डोनेशंस दी थी इसके मतलब इसको बनाने में।
सो कंपेयर टू दीज डिग्निटरीज गांधी जी वॉज रिलेटिवली अननोन, गांधी जी तो अननोन थे इनके कंपैरिजन में, वो तो अफ्रीका में अपना काम करके आए थे, इंडिया में इनका कोई स्टेटस नहीं था। व्हेन हिज टर्न केम टू स्पीक, जब उनकी बारी आई बोलने की, उन्होंने यही बोला कि यहाँ तो भाई मतलब एलिट्स हैं, ओके, मतलब बट ही वरीड अबाउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द रिचली बेडेक्ड नोबलमैन प्रेजेंट एंड मिलियंस ऑफ द पुअर वर एब्सेंट। वो कहते हैं गरीब लोग तो है नहीं, सारे तो यहाँ पे एलिट क्लास बैठे हैं। गांधी जी ने बोला देर इज नो सेल्वेशन फॉर इंडिया अनलेस यू स्ट्राइप योर सेल्फ ऑफ दीज ज्वेलरीज एंड होल्ड इट इन ट्रस्ट फॉर योर कंट्री मैन इन इंडिया। ये ज्वेलरीज और ये सब कुछ भी नहीं है जब तक आप अपने देश के लोगों के साथ, गांव के लोगों के साथ, जो किसान हैं उनके साथ अगर आप नहीं रहोगे, उनको अगर हर चीज में शामिल नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। देयर कैन बी नो स्पिरिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट अबाउट अस, he went on, if we take away or allow others to take away from the peasants almost the whole of the results of their labor, our salvation can only come through the farmer, neither the lawyers, ठीक है, nor the doctors, not the rich landlords are going to secure it. The opening of BHU was an occasion for celebration, marking as it did the opening of a nationalist university sustained by Indian money and Indian initiative. सो बट ये तो ऐसा भाई मतलब ज़्यादा मतलब सेलिब्रेशन वगैरह तो हुआ नहीं, जबकि गांधी जी ने कुछ इनको सुनाई दी अच्छी खासी कि यहाँ पे जो मेजोरिटी तो है ही नहीं जो इंडियन पॉपुलेशन की, जो कि यहाँ पे मतलब होना चाहिए था ऑडियंस में। फिर डिस्क्राइब द डिफरेंट सोर्स फ्रॉम विच वी कैन रिकंस्ट्रक्ट द पॉलिटिकल करियर ऑफ गांधी जी, गांधी जी को पढ़ने के सोर्सेज, ऑटोबायोग्राफीज, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, न्यूज़पेपर्स, ये क्वेश्चन आ सकता है। सो आइए देखते हैं। ऑटोबायोग्राफीज से गांधी जी के बारे में पता चलता है, प्राइवेट लेटर्स के बारे में पता चलता है, आप इसको पढ़ सकते हो, ये मैंने अपने चैप्टर वाइज वीडियो में पढ़ाया भी है। उसके बाद आप देखोगे गवर्नमेंट रिकॉर्ड से गांधी जी के बारे में पता चल जाता है, न्यूज़पेपर रिकॉर्ड से भी पता चल जाता है। सो हाउ वाज क्विट इंडिया मूवमेंट जेन्युइनली अ मास मूवमेंट। सो भाई क्विट इंडिया मूवमेंट्स जो ये जो मूवमेंट है ये क्या है कि भाई क्रिप्स मिशन जब फेल हो गया, गांधी जी ने डिसाइड किया कि अब तो एक मेजर मूवमेंट लाना पड़ेगा। सो दिस वाज द क्विट मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट या कैंपेन, जो कि अगस्त 1942 में स्टार्ट होता है। गांधी जी जेल में चले जाते हैं, यंगर एक्टिविस्ट जो होते हैं वो लगे रहते हैं। सो particularly active in the underground resistance were socialist members of the Congress. अंडरग्राउंड होके काम करने लगे जेपी नारायण जैसे जो कुछ लीडर्स थे इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट सच एज सतारा इन द वेस्ट एंड मेदिनीपुर इन द ईस्ट। इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट्स वर प्रोक्लेम्ड, ठीक है। द ब्रिटिश रिस्पॉन्डेड विद मच फोर्स येट इट टुक मोर देन 1 year टू सप्रेस द रेबेलियन। अब जो रेबेलियन हो रहा था ना, इसको सप्रेस नहीं कर पा रहे थे जो ब्रिटिशर्स थे, अलग अलग जगहों पे प्रोक्लेमेशंस होने लगी थी कि ये हम इंडिपेंडेंट हैं। क्विट इंडिया वॉज जेन्युइनली अ मास मूवमेंट, क्योंकि बहुत से लोग शामिल थे इसमें, और अगर आप देखोगे बहुत से लीडर जेल में भी गए, ठीक है। और लेकिन जो जिन्ना और उसकी मुस्लिम लीग थी वो अपना ही इन्फ्लुएंस बढ़ाने में लगी थी, ओके। इस तरीके से हो जाएगा। It was in these years that the League began to make a mark in the Punjab and Sindh provinces, where it had previously had scarcely any presence. No doubt the British crushed the movement, but it failed to crush the spirit of freedom. Movement तो रोक दिया, लेकिन जो अंदर की स्पिरिट थी वो अब नहीं रुकने वाली थी, और अब क्या था, काफी इंटेंस हो गया था ये मूवमेंट। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। लाइफ इन साउथ अफ्रीका बता देना, वहां से सत्याग्रह लेकर इंडिया में आए। लाइफ इन इंडिया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, चंपारण, खेड़ा वेड़ा, ये सारा जो भी आप इसमें बता दोगे आपका आंसर बन जाएगा। अगला चैप्टर है हमारा, लास्ट चैप्टर है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। आइए देखते हैं इसमें क्या है। व्हाई डिड जयपाल सिंह प्लेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहाँ पे जयपाल सिंह बताते हैं कि जो ट्राइब्स थी उनको डिस्प्लेस कर दिया गया अपने लैंड से, ओके, फॉरेस्ट से वो डिप्राइव रहे, पेस्चर से, ओके, अब उनको न्यू प्लेस पे जाने के लिए फोर्स किया गया। द सोसाइटी डिड नॉट ट्रीट देम इक्वली, हमारे साथ इक्वली ट्रीटमेंट नहीं होता, ठीक है, हमें काफी प्राइमेटिवनेस और बैकवर्डनेस के साथ देखा जाता है। एक्सप्लेन द आइडियल्स एक्सप्रेस्ड इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का क्वेश्चन आ सकता है, ओके। मैं जितने क्वेश्चन इस वीडियो में करा रहा हूं ना, ये आपके आने ही आने वाले हैं अगर आप इनको अच्छे से करते हो। जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946 इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाई एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, और इसके अंदर बताया गया कि किस तरीके से मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे द रेजोल्यूशन डिफाइंड द आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया,
क्या कॉन्स्टिट्यूशन में आइडियल्स होने चाहिए वो बताया गया। इट प्रोवाइडेड द फ्रेमवर्क विद इन विच द वर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग वॉज टू प्रोसीड। द आउटलाइंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस वर ओके। अब इसमें रिजोल्यूशन में बताया गया इंडिया एक इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक है, सिटीजन्स को जस्टिस मिलेगा, इक्वालिटी मिलेगी, फ्रीडम मिलेगा। ओके, फ्रीडम मिलेगी। और एश्योर्ड एडिकेट सेफगार्ड्स फॉर माइनॉरिटीज एंड बैकवर्ड ट्राइबल एरियाज एंड डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। मेंशन एनी टू आर्गुमेंट्स गिवन बाय बाल कृष्ण शर्मा फॉर ग्रेटर पावर टू द सेंटर। तो जो बाल कृष्ण थे वो बताते हैं कि स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा तो कंट्री के लिए अच्छा होगा, इकोनॉमिक रिसोर्सेज के लिए सही होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और स्ट्रॉन्ग सेंटर जो है एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक इस्टेब्लिश कर पाएगा, कंट्रीज को इन्वेजन से बचा पाएगा। फिर है हाउ डिड कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, यहाँ हाउ डिड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया प्रोटेक्टेड द पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो इंडिया, ठीक है, इंडिया अचीव्ड इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। ये सब हम जानते हैं, टू पार्ट्स में हम डिवाइड हो गए इंडिया पाकिस्तान। सो इससे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुकी थी। ओके, और इसमें क्या है कि जब पार्टीशन हो गया तो उसके बाद ऐसा बताया जाता है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर ये एक डिसीजन आया कि एक फेडरेशन होनी चाहिए एक स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ। ओके, पावर्स को तो डिस्ट्रीब्यूट करना है लेकिन सेंटर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये सब हो रहा था भाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड जवाहरलाल नेहरू propounded a strong central government for India। ये चाहते थे सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग हो। They mentioned to the riots and violences that were fearing the nation apart and stated that only a strong center can stop the communal disharmony। इन्होंने बताया कितने दंगे और वायलेंस हो रही है, ऐसे में एक स्ट्रॉन्ग सेंटर रहेगा तो ही वो कम्युनल डिसहार्मनी को रोक पाएगा। बाल कृष्ण शर्मा ये यहाँ पे बताते हैं फोकस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द नेशन एंड स्टेटेड दैट ओनली वन सेंटर विच वाज पावरफुल कुड प्लान फॉर द वेलबींग ऑफ द कंट्री। स्ट्रॉन्ग सेंटर को ही बताया इन्होंने भी। So in spite of arguments of the center has likely to break or inefficiency of the center, the rights of the states were most impressively defended by K संतनम। इन्होंने rights ज़्यादा मांगे states के लिए, जैसे ये मद्रास से थे। Also the decision of the Constituent Assembly to have a strong center was occasioned by the situations in which it was taken। Most of the members felt that strong center was the need of hour। समय की मांग थी strong center का होना। It was necessary to ensure peace, prosperity and political stability। So hence Gopal Swami Ayanagar requested to make center strong as possible। as possible, ठीक है। Why did NG Ranga urge to interpret minorities in the economic terms in the Constituent Assembly? So NG Ranga बताते हैं ये सोशलिस्ट थे, ओके, और ये बताते हैं कि रियल माइनॉरिटीज वो हैं जो पुअर हैं, जो डाउन ट्रोडन है, काफी ज्यादा गरीब हैं। He welcomed the legal rights granted to every individual by the citizens but pointed to its limits। He believed that for a poor there was a no meaning of the fundamental right to live, to have full employment, or that they could have their meetings, their conferences, their associations and various other civil liberties। जब तक कोई गरीब है वो क्या करेगा अपने राइट्स का, अगर उसको कुछ वैसी सपोर्ट नहीं मिलेगी। There was a need to create conditions where these rights could be effectively enjoyed. For this they needed protection। He admitted that the common masses were not able to come up to the Constituent Assembly, thus it was their duty to speak for them। ये सब बताया जा रहा था। Describe the different arguments made in favor of protection on of depressed class in the Constituent Assembly। So different class, यहाँ पे अगर आप देखोगे depressed class को लेके अभी मैंने पीछे आपको पढ़ाया भी है, ठीक है, जो आप अभी पीछे अनटचेबल्स वगैरह के बारे में अगर आप देखोगे, कुड नॉट बी रिसॉल्व थ्रू प्रोटेक्शन एंड सेफ गार्ड्स अलोन। ऐसा माना जा रहा था कि ये भाई सोसाइटी को थोड़ा सा टाइम लगेगा ये सब मतलब ठीक होने में, एक स्पेशल अटेंशन की जरूरत है हमें। सो ये सब चल रहा था। These members believed that the disabilities of the depressed class were caused by the social norms and the moral values of caste-divided society। The depressed class had been left in isolation with this belief that they are not born to be fit in the civil society। ये लोग कहते हैं कि हमें जाति प्रथा के अंदर डाल के कास्ट सिस्टम की वजह से कभी हमें मौका ही नहीं दिया गया कि हम कुछ करें। हमें तो यही बोला गया कि हम तो पैदा ही नहीं हुए हम इस सिविल सोसाइटी में रहने के लिए। Their suffering was due to their systematic marginalization। They had no access to education। कोई एजुकेशन नहीं मिली,
कोई एडमिनिस्ट्रेशन में शेयर नहीं था। सो ऐसे में सोशल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था। सो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन से कुछ नहीं हो सकता, सोसाइटी का एटीट्यूड भी चेंज होना चाहिए। The discussions within the Constituent Assembly were also influenced by the opinions expressed by the people. लोगों के opinions से भी discussions जो हैं वो कहीं ना कहीं influence होते थे। So there was public debate on all the resolutions, सभी resolutions पे debate होती थी। The newspapers reported the arguments, ठीक है, और criticisms and counter criticism in the press shaped the nature of the consensus that was ultimately reached on the specific issues, ठीक है। अलग अलग मतलब जो थी, मतलब टॉपिक्स पे जो भी बात होती थी वो सब भाई मीडिया दिखा रही थी, ठीक है। और सजेशंस फ्रॉम द पब्लिक वाज आल्सो वेलकम्ड, जो लोग अपने सजेशन देते थे उनको वेलकम किया जाता था। मैनी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज डिमांडेड प्रोटेक्शन ऑफ देयर मदर टंग, बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने मदर टंग का प्रोटेक्शन चाहते थे। वहीं कुछ रिलीजियस माइनॉरिटीज ने अपने लिए स्पेशल सेफगार्ड मांगे। द ग्रुप्स ऑफ लो कास्ट और दलित्स डिमांडेड एन एंड टू इल ट्रीटमेंट्स बाय अपर कास्ट पीपल, ये कहते थे कि जो अपर कास्ट लोगों ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया है वो खत्म हो, रिजर्वेशन मिले, सीट्स हमारी अलग हो। Important issues of cultural rights and social justice raised in the public discussions were debated in the assembly. In the same way, groups of religions minority came forward and asked for special safeguards. अलग अलग लोग आ रहे थे, कोई भाई लोअर क्लास से, कोई निचली कास्ट से, कोई अपर कास्ट से, अपनी अपनी बातें हर कोई रख रहा था यहाँ पे। A communist member Somnath Lahiri saw the dark hand of British imperialism hanging over the deliberations of the Constituent Assembly. सोमनाथ लाहिड़ी जो थे वो एक कम्युनिस्ट मेंबर थे, वो बताते हैं कि मतलब कैसे एक डार्क हैंड दिख रहा है उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। वो कहते हैं ही अर्ज्ड द मेंबर्स स्पेशली इंडियंस टू कंप्लीटली फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम द इन्फ्लुएंसेस ऑफ इंपीरियल रूल during the winter of 1946 to 47 when the assembly was constituted. The britishers were still in India, ये लोग थे इंडिया में जब भी। An interim administration headed by Jawaharlal Nehru was in place, but it could only operate under the directions of the viceroy. भाई viceroy जैसा कहते थे वही नेहरू आगे कर रहे थे। So Lahiri exhorted his colleagues to realize that Constituent Assembly was British made. वो कहते हैं इस असेंबली को अंग्रेजों ने बनाया है, ब्रिटिशर्स के प्लान के अकॉर्डिंग चल रही है। Within the Constituent Assembly of the India, the language issue was intensely debated. Language issue को लेके बहुत डिबेट हुई, नेशनल लैंग्वेज क्या हो। सो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री हैविंग डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं हमारे यहाँ पे। सो ऐसे में यही बताया जाता है कि द डिस्कशन अबाउट द लैंग्वेज प्रॉब्लम जनरेटेड इंटेंस आर्ग्यूमेंट्स। हिंदुस्तानी को लेकर होती है कि ये भाई गांधी जी कहते थे हिंदुस्तानी होनी चाहिए जिसमें उर्दू प्लस हिंदी का मिक्सअप है। Mahatma Gandhi had also approved this decision. He was convinced that everyone should speak in a language which is understood by most of the common people. ये कहते थे कि एक ऐसी लैंग्वेज जो कि एक ऐसी लैंग्वेज हो जो हर कोई कॉमनली इसको बोल सके, समझ सके। सो ऐसे में हिंदुस्तानी थी, ये हिंदी और उर्दू का मिक्सचर थी। सो ये ज्यादातर लोग बोलते भी थे, गांधी जी ने इसी को बताया। So it was a composite language because it was enriched by the interaction of diverse cultures. So it was well understood by most of the people. So it was in fact a multicultural language. महात्मा गांधी जी ये सब बताते हैं और यही आइडियल हो सकती थी। So it could also unite the people of the north with the people living in the south. So Hindi was the language of Hindus and Urdu was the language of Muslims. But अब यहाँ पे ये दिक्कत आती है कि भाई कुछ साउथ इंडियंस भी तो थे जो कह रहे थे कि भाई ऐसे कैसे चलेगा। द केस फॉर हिंदी वॉज मोस्टली प्लेडेड बाय आर.वी. धुलेकर। इन्होंने तो ऐसा बोल दिया कि मतलब ही वांटेड दैट हिंदी शुड बी यूज्ड एज द लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। ये कह रहे थे कि संविधान में जिसको हिंदी नहीं आती वो चले जाओ, छोड़ के चले जाओ, ओके। और उसके बाद है कि मतलब कि अगर आप यहाँ देखोगे हु डिड नॉट नो हिंदुस्तानी वर नॉट वर्दी टू बी द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इन्होंने बोला जो नहीं जानता हिंदुस्तानी वो चले जाओ। He told such members to quit the assembly. ठीक है, देयर वाज अ कमोशन इन द असेंबली ओवर हिज रिमार्क्स। इस बात को लेके बहुत बहस होती है फिर आगे। अब फिर क्या होता है, लैंग्वेज कमेटी। द लैंग्वेज कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सजेस्टेड अ कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला इन दिस रिपोर्ट। ऐसा कहा गया कि इट एडवोकेटेड दैट हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री, ऑफिशियल लैंग्वेज काम काज की। इट ऑल्सो सजेस्टेड द ट्रांजिशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी वुड बी ग्रेजुअल।
It stated that during the first 15 years since the enforcement of the new constitution, English would continue to be the official purpose language. ठीक है, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी चलती रहेगी. इन प्रोविंसेस द गवर्नमेंट्स विल बी फ्री टू चूज वन ऑफ द रीजनल लैंग्वेज. प्रोविंसेस में जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपनी एक रीजनल लैंग्वेज ले सकती हैं इंग्लिश के साथ में. ओके, एंड ये नेशनल लैंग्वेज नहीं होंगी. लेकिन धुलेकर तो अभी भी यही चाहते थे कि हिंदी बने. अब अप्रीहेंशंस ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द साउथ. ठीक है, द मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु हेल्ड फ्रॉम द सदर्न स्टेट्स, जो साउथ इंडिया से आते थे वो कहते हैं हिंदी तो हमारे लिए थ्रेट है, हमारी लैंग्वेजेस के लिए. Many suspicions were expressed by Mrs. G. Durgabai of Madras and Shri Shankar Rao Dev from Bombay. T.A. Ramalingam Chettiar from Madras suggested that the issue of language should be handled with tact and caution. ये नहीं कि आप हिंदुस्तानी बना दोगे, बहुत ध्यान से करना चाहिए इस पूरे काम को. हिंदी शुड नॉट बी एग्रेसिवली थ्रस्ट अपॉन सदर्न पीपल, थोपी नहीं जानी चाहिए हिंदी. In other words, the members from South India wanted that Hindi should not be forcefully imposed. So ये हो जाएगा. इसी के साथ सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का रिकमेंडेशन बढ़े और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी. ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आपको शेयर करना है और बेल आइकन को प्रेस कर दें. जय हिंद, जय भारत. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बहुत बहुत धन्यवाद.